हेलो हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रही है। नया लेक्चर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। मे भी ये लास्ट लेक्चर हो, उसके बाद देखिए कहाँ तक ख़त्म करना है। ये थोड़ा ही सा बचा है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्ट 1 से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हम लोग सब वाइल्ड लाइफ साइट्स वाइट्स पढ़ेंगे। ये सारी बहुत ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्ट 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये तो करना ही करना, मैं आप लोगों के लिए करूँगा ये अच्छे से। चलिए फ़िलहाल ये वाला चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे ग्लोबल टारगेट जो सेट किए गए थे, टेस्ट ग्लोबल टारगेट 2030 वाले, तो वो क्या क्या टारगेट्स थे देखिए। जो हम लोग पिछले लेक्चर में जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था पोस्ट 2020, और इसके लिए फंड भी बनाया गया था GEF के अंडर। ये सारी चीज़ें थी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें थी, यही देखा था। रिड्यूसिंग थ्रेट्स ऑफ टू बायोडाइवर्सिटी बाई 2030, इसमें 8 टारगेट आए थे। ब्रिंगिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस इन एरिया, हाई बायोडाइवर्सिटी क्लोज टू ज़ीरो। तो क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करना है, ठीक है। ऑफ जहाँ पे, ठीक है, लॉस, वेट अ मिनट। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द एरिया कम करना है। फिर 30x30 प्लेज क्या है भाई साहब, रिस्टोर एटलीस्ट, रीस्टोर करना 30% ऑफ एरिया ऑफ डिग्रेडेड, जो इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुका है, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, इनलैंड वाटर का हो, कोस्टल हो, मरीन हो, उसको रिस्टोर करना है। ऐसे कितना, 30% ऑफ द एरियाज़, एटलीस्ट 30% ऑफ द एरियाज़, ठीक है। 30x30 प्लेज। फिर कंजर्व एटलीस्ट 30% ऑफ इकोसिस्टम। देखो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन को ख़त्म करना है, जैसे हंटिंग वंटिंग कर लिए, ठीक है, पोचिंग के लिए, सब फलाना ढकाना चीज़ों के लिए। इंश्योर दैट द हार्वेस्टिंग ऑफ एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इज सस्टेनेबल ट्रेड हो। भाई आप हार्वेस्ट कर रहे हो, हार्वेस्टिंग और ट्रेड ऑफ जो वाइल्ड स्पीसीज है, प्लांट्स ये सब, ये क्या हो, सस्टेनेबल एंड सेफ हो। फिर रिड्यूस इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, आप एलियन स्पीसीज़ बाहर से लाओगे, बाहर का इन्वायरमेंट ख़त्म, तो इसके लिए फाइटो सैनिटरी मेज़र ज़रूरी है। फाइटो सैनिटरी मेज़र, ये सब सारी चीज़ें आ जाती। एलियन स्पीसीज़ बाई एटलीस्ट 50%। फिर इसके बाद रिड्यूस पॉल्यूशन रिस्क बाई 2030 टू लेवल दैट आर नॉट हार्मफुल टू बायोडाइवर्सिटी, एंड रिड्यूस द न्यूट्रिएंट लॉस को रिड्यूस किया जाए, एंड ओवरऑल रिस्क, तो क्या लॉस किया जाए, रिड्यूस द न्यूट्रिएंट लॉस्ट एंड द ओवरऑल रिस्क फ्रॉम पेस्टिसाइड एंड हजार्डस केमिकल बाई 50%। तो ये क्या कह रहा है कि पहले तो आप पॉल्यूशन कम करिए, उस लेवल पे लाइए कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल ना हो। दूसरा, न्यूट्रिएंट लॉस जो हो रहा है वो हटाया जाए, और ओवरऑल रिस्क से है, जो ओवरऑल रिस्क पेस्टिसाइड और हजार्डस केमिकल से जो रिस्क हो रहा है, उसको भी 50% तक डिक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, या रिड्यूस कर दिया जाए। तो जो भी इम्पैक्ट है पेस्टिसाइड का या हजार्डस केमिकल का, इसका भी जो इफेक्ट है 50% तक कम कर दिया जाए, ठीक है। मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसको भी प्रिवेंट किया जाए, और मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी। आइए आगे देखा जाए। तो ये थोड़ा सा ओशन एसिडिफिकेशन देख लिया जाए कि ओशन एसिडिफिकेशन में क्या है। जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में है, और ये मान लीजिए आपका ओशन है, ठीक है, ये आपका ओशन वाला रीजन है, दिस इज़ द ओशन। और ये CO2 एटमॉस्फेयर में जा कर के यहाँ डिज़ोल्व कर जाता है, और जब ये डिज़ोल्व करता है, जब CO2 ये मिक्स कर जाता है पानी, दिस इज़ वाटर, ये ओशनिक वाटर है, ठीक है, ओशनिक वाटर। अब इसमें वैसे ही सॉल्ट कंटेंट वंटेंट ज़्यादा है, तो अब इसमें होता क्या है, जब ये डिज़ोल्व करता है तो CO2 यहाँ पे मिल जाता है वाटर के साथ। तो जी CO2 एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आप रिलीज़ कर रहे हो, कार्बन बर्न कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल। अभी फॉसिल फ्यूल बनने से CO2 बन रहा है, H2O से ये मिलता है, फिर पानी में चला गया ये CO2, यहाँ वाले ये देखिए पानी में आ गया। अब इससे हुआ क्या, इस CO2 से अभी जब हुआ तो ये बन गया H2CO3, आपको पता ना, H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या होता है ये, कार्बोनिक एसिड। अब ये जो H2CO3 है, ये फिर ब्रेक डाउन कर जाता है, कि किस में ब्रेक डाउन करता है, ये कार्बोनिक एसिड, ये ब्रेक डाउन करता है SCO3 माइनस प्लस H प्लस। अब इस CO2 के डिज़ोल्व करने की वजह से ये जो कंसंट्रेशन है H प्लस का यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, तो ये पानी में H प्लस कंसंट्रेशन, तो जितना डिज़ोल्व करेगा CO2, तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन, ये H2CO3 उतना ज़्यादा बनेगा, और फिर ये टूट करके H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो pH वैल्यू क्या हो गई, pH वैल्यू क्या ज़्यादा कम होती जाएगी ना, तो एसिडिक होता जाएगा। तो ये ओशन वाटर इसी हिसाब से एसिडिक होता जा रहा है। अब इससे देखिए फ़र्क क्या क्या पड़ रहा है। इससे जो बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, जैसे कोरल्स पे फ़र्क पड़ता है, मोलस्क पे है, ये सारी चीज़ों पे, इन ऑर्गेनिजम्स पे फ़र्क पड़ जाता है इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इससे बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज़म है, कोई ऑर्गेनिज़म है वो एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो मान लो कोई एसिडिटी के लिए सेंसिटिव है,
कोई ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है उसको ये दिक्कत करेगा। जो कोरल्स होते हैं उनको जो है कोरल रीफ्स बनाने में दिक्कत हो जाती है, जैसे ओएस्टर्स हैं। देखिए कि इट कैन ओशन और एसिडिफिकेशन कैन हार्म ऑर्गेनिजम्स, जो भी शेल्स बनाते हैं, ठीक है, स्केलेटन जो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, इन सबको दिक्कत करता है। वो ऑर्गेनिजम्स जो सेंसिटिव हैं एसिडिटी के लिए, उन सबको ये दिक्कत करेगा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी पे भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि भाई मछलियाँ रह रही हैं, उनको दिक्कत आ रही है, मछलियाँ मरेंगी, तो इससे थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी में भी जो ओशंस पे डिपेंडेंट हैं, जापान वापान है जैसे रह रही है, वो नदियों में रह रही है ओशन में, और उस पर भाई ओशन के ऑर्गेनिज़म एसिडिटी बढ़ने से क्या हुआ कि जो ओशन के ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो भी मोलस्क है, ये वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं जो भी वो लोग, तो वो सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इनकी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं। तो देखिए ओशन एसिडिफिकेशन के और भी इम्पैक्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट्स यहाँ पे इतना आपको मैंने समझा दिया, बहुत है, आइए आगे देखा जाए। अब देखिए मीटिंग पीपल्स, लोगों की नीड थ्रू सस्टेनेबल यूज़ एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये क्या है भाई? सस्टेनेबल यूज़ और बेनिफिट शेयरिंग। देखिए इसमें 5 टारगेट हैं, यहाँ पे 5 टारगेट तय रखे गए हैं। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़, वाइल्ड स्पीसीज़ का क्या हुआ? सस्टेनेबल यूज़ हो, किसका? वाइल्ड स्पीसीज़ का। इंश्योर दैट एरियाज़ अंडर एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री आर मैनेज्ड सस्टेनेबली। तो ये इंश्योर करना कि जो एरिया है एक्वाकल्चर में, एग्रीकल्चर में, फिशरी में, फॉरेस्ट्री में सस्टेनेबली मैनेज हो। इन्हांस इकोसिस्टम फंक्शन एंड सर्विस को इन्हांस करना, ठीक है, और पॉलिनेशन, डिजास्टर प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट। फिर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो, ठीक, ऐसा अर्बनाइज करो निगेटिव इम्पैक्ट कम हो, ठीक है, एनवायरनमेंट पे, वहाँ के वाटर बॉडीज़ पे और वहाँ के एयर क्वालिटी पे। इंश्योर फेयर इक्विटेबल बेनिफिट ऑफ देखिए जेनेटिक रिसोर्स का बेनिफिट शेयरिंग है ना, तो जो भी जेनेटिक रिसोर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका बेनिफिट कोई भी मिल रहा है, चाहे दवाओं में है, चाहे ड्रग में है, चाहे न्यूट्रिएंट में है, कोई भी चीज़ों में होता है इस्तेमाल, या इसको मॉडिफाई करके आप किसी ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सब का इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हमने देख चुका है, ठीक है। तो ये नगोया प्रोटोकॉल था इसमें, ठीक। आइए आगे देखते हैं टूल्स एंड सॉल्यूशंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग। भाई ये 10 टारगेट्स हैं इसमें। इसमें क्या हुआ, जो टूल्स लिए, पूरा लाइन फिर से पढ़ते हैं। टूल्स एंड सॉल्यूशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग बाय 2030, 10 टारगेट्स। देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पॉलिसीज़ में, प्लानिंग में, नेशनल अकाउंटिंग में, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो नेशनल अकाउंटिंग में हो, पॉलिसी बनाया जाए, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान रख के प्लानिंग किया जाए। फिर कॉरपोरेशंस जो हैं बड़े बड़े, उनको इनकरेज किया जाए कि भाई दी अपना, भाई जो भी आप इंडस्ट्रीज़ हो सेटअप कर रहे हो, तो निगेटिव इम्पैक्ट अपना रिड्यूस करो, किस पे? इन्वायरमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे। तो इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन चॉइस हो, रिड्यूस ओवर कंजम्पशन, बाहर बहुत ज़्यादा, जितना ज़रूरत उतना खाए पियो आदमी, उतना यूटिलाइज़ करो। स्ट्रेंथन द हैंडलिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है, जिसमें कार्टेगेना प्रोटोकॉल भी आ जाएगा। फिर फेज आउट सब्सिडीज़ हार्मफुल टू बायोडाइवर्सिटी, वो सब्सिडी देना जिससे बायोडाइवर्सिटी पे फ़र्क पड़ता है, तो वो सब्सिडी उन चीज़ों में, उन प्रोडक्ट्स में मत दो। जैसे एक तरह से राइस पे भी बहुत सब्सिडी मिलती है, तो पानी, वाटर कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा, अब वाटर टेबल डिप्लीट कर रहा है, वाटर टेबल डिप्लीट करता है ये राइस, तब इसको क्यों सब्सिडी दे रहे हो? रिड्यूस देम बाय एटलीस्ट $500 मिलियन। तो जो भी इस तरह की सब्सिडी दे रहे हो आप, तो उसको बाई 500 मिलियन रिड्यूस कर दो। तो यहाँ इसने क्या कहा हुआ है कि रिड्यूस देम बाई 500 मिलियन, ठीक है, एनुअली। ठीक है, अभी 8 मिनट का लेक्चर हुआ, ख़त्म ही हो जाना चाहिए आज। अभी इंक्रीज फाइनेंस बाय 2030 तक फाइनेंस बढ़ा दो, $200 बिलियन पर ईयर कर दो, ये सब सारी चीज़ें हैं। $20 बिलियन करो एनुअली बाय 2025, $30 बिलियन करो इसमें खर्च 2030 तक, ठीक है, और $200 बिलियन पर ईयर खर्च करने को यहाँ बोला है, ठीक है, मोबिलाइज़ करना, ठीक, वही चीज़। इंश्योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और साइंटिफिक कोऑपरेशन हो, भाई हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी, आपको बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक कोऑपरेशन तो चाहिए। फिर डिसीजन में इंश्योर करो कि देयर इज़ डेटा अवेलेबल, जो भी डेटा है वो प्रॉपर सही डेटा है कि नहीं। डेटा हर चीज़ का आजकल, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ठीक है, तो नया ऑयल है आज के दिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, तो वो तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। डेटा नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? इन्फॉर्मेशन यही है, नॉलेज है डिसीजन मेकर की, तो बेस्ट अवेलेबल डेटा वो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो और नॉलेज फॉर डिसीजन मेकर्स, ठीक, जो भी डिसीजन मेकिंग लेंगे तो उनके पास ऐसी नॉलेज हो, प्रॉपर सही नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो और ज़्यादा डेटा हो, तो उस हिसाब से तो ये बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, ठीक है। फिर इंश्योर जेंडर रिस्पॉन्सिव रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, भाई पार्टिसिपेशन में जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस की बात की गई है कि भाई महिलाओं का भी योगदान हो, मेल फीमेल डिफरेंसेस ना हो, जेंडर इक्वालिटी की बात किया जाए, ठीक है, फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन में। आइए अदर देखा जाए इंटरनेशनल एफर्ट, तो यहाँ एक इंटरनेशनल एफर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये रब कर दूँ मैं। देखिए एक है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फोरकास्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फोरकास्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन की बात की गई है।
GPFLR ये ग्लोबल नेटवर्क है, ये IUCN ने इनिशिएट किया था। किसने किया था? IUCN ने। क्या नाम है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। तो नाम से देखो, ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप हो, मतलब एकजुट के मिलकर काम करे, किस पे? फॉरेस्ट पे। और लैंडस्केप, कोई भी लैंडस्केप है, ग्रास लैंड हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक फॉरेस्ट का भी रिस्टोरेशन हो, यहाँ पे फॉरेस्ट का भी रिस्टोरेशन हो और कोई लैंडस्केप का भी रिस्टोरेशन हो। एक मिनट, लैंडस्केप रिस्टोरेशन और फॉरेस्ट रिस्टोरेशन की बात की गई है। गवर्नमेंट को यूनाइट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को, कम्युनिटीज़ को एक कॉमन गोल अचीव करने में, सबको मिला, गवर्नमेंट का साथ लो, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़, ये सब स्टेक होल्डर हों इसमें, ठीक। और एक कॉमन गोल अचीव करना है, टू रिस्टोर द वर्ल्ड लॉस्ट एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट। भैया जो हमने फॉरेस्ट लॉस किया है उसको आप फिर से रिस्टोर करिए, और जो भी सराउंडिंग लैंडस्केप खोया हमने उसको रिस्टोर करिए। स्पेसिफिकली क्या है, GPFLR जो है ये रिस्पॉन्ड करता है बॉन चैलेंज को, टू रिस्टोर द 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिफॉरेस्टेटेड एंड डिग्रेडेड लैंड बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, ठीक है। तो UNCCD का है बॉन चैलेंज, बॉन कन्वेंशन इसमें आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद बॉन चैलेंज के बारे में बात किया जाए तो हाँ, बॉन चैलेंज जो है ये 2011 में लॉन्च हुआ था। ये इसके बारे में पढ़ा जाए बॉन चैलेंज के बारे में। ये बॉन चैलेंज जो है, एक मिनट, बॉन चैलेंज जो है ये 2011 में लॉन्च हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ जनवरी एंड IUCN। तो जर्मनी की गवर्नमेंट थी और IUCN मिल करके इन लोगों ने बॉन चैलेंज, ताकि रिस्टोर किया जाए 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिफॉरेस्टेटेड और डिग्रेडेड लैंड। जो लैंड डिग्रेड हो गए हैं, थोड़ा सा डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, रेतीली भूमि बनने जा रहे हैं भाई, वो उपजाऊ नहीं है, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, एकदम रेतीली हो जाएगी, क्या ही उसमें कैक्टस खाली मिलेगा और क्या मिलेगा। फिर 2014 में क्या हुआ, UN क्लाइमेट समिट हुई, इसमें कंट्रीज़ आए और उन्होंने टारगेट को बढ़ाया कि भाई 300 मिलियन हेक्टेयर रिड्यूस हम लोग वो हैं रिस्टोर करेंगे 2030 तक। कितना है यहाँ देखिए, 150 मिलियन हेक्टेयर था 2020 तक। अभी इसको टारगेट बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 350 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया 2030 तक। नया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था फॉरेस्ट के ऊपर। तो कौन सा डिक्लेरेशन हुआ था? अंडर द न्यू डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, ठीक। और वॉलंट्री एंड नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल, ये पर वॉलंट्री था और नॉन बाइंडिंग था, भाई ज़बरदस्ती नहीं था किसी के लिए, वॉलंट्री और नॉन बाइंडिंग था। और 350 मिलियन हेक्टेयर की बात की गई थी कि बढ़ाना है, तो ये नॉन बाइंडिंग था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। UNFCCC 2015 में इन पेरिस में क्या हुआ, इंडिया ने बॉन चैलेंज को वॉलंटरीली ज्वाइन कर लिया। तो हमारा जो मुल्क है वो पेरिस के 2015 वाले कॉन्फ्रेंस में हमने वॉलंटरी बॉन चैलेंज को ज्वाइन कर लिया है। और हमने प्लेज किया है, कितना प्लेज किया है कि हम रिस्टोर कर लेंगे 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड फॉरेस्टेड लैंड बाई 2020। तो हमारा जो यहाँ प्लान था, हमने क्या किया कि हम 13 जो है मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड और फॉरेस्टेड लैंड बाई 2020 को रिस्टोर कर लेंगे, और एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030 रिस्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। टोटल 21 मिलियन हेक्टेयर रिस्टोर हो जाएगा, कितना? 21 मिलियन हेक्टेयर। और फिर इसको कहा गया कि 26 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा दिया गया 2030 तक ड्यूरिंग UNCCD 2019 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक। ये भी एक चैप्टर ये आगे शायद मेंशन किया होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ये UNCCD वाला भी मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन की बात किया जाए। तेरह मिनट हो गया, हमारे पास 30 मिनट का समय है और हमें कितना करना है, चलिए ख़त्म ही हो गया, ये तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये ग्लोबल पार्टनरशिप हो गया, बॉन चैलेंज हो गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पे, ये 2021 का सवाल था। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये पहला इंडोर्स हुआ 2014 में, ये सारी चीज़ें थी। तो आइए इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा आंसर सही था इसमें। तो पहला दूसरा क्या देखते हैं, पहला वाला, इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स, कब इंडोर्स हुआ था? 2014 में इंडोर्स हुआ था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। और ये कब इंडोर्स हुआ था? 2014 में। और इट इंडोर्सेज अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी सही था। और लीगली बाइंडिंग नहीं है। और इट इंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज, इंडिजिनस कम्युनिटीज़, ये सही है। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज इन इट्स इंसेप्शन, तो जब इंसेप्शन था तब नहीं बना था, इंडिया ने ज्वाइन किया इसको कब है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को कब ज्वाइन किया है। देखिए ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट देखिए 2014 में आया था, ये हम लोग ने मिस कर दिया पॉइंट। इन 2014 एट UN क्लाइमेट समिट जो हुई थी, उसमें देखिए कंट्रीज़ ने एक्सटेंड किया था 350 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030। यहाँ इन्होंने 2014 पूछा है, तो या 2014 PCS में आ सकता है, ठीक है, मे बी इट कम इनटू PCS। तो ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था फॉरेस्ट के ऊपर दोबारा, ठीक है, और ये वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग था। और हम लोगों ने ज्वाइन किया इसको
2015 पेरिस वाले में हमने ज्वाइन किया है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। पेरिस 2015 में हमने ज्वाइन किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, क्वेश्चन इससे कितना बना हुआ है। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन जो है क्या है, देखिए IUCN ने और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इन्होंने एक टर्म दिया FLR, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। तो IUCN ने दिया है और WWF ने दे दिया। कब दिया था? ये 2002 में दिया था, अरे सॉरी 2000 में दिया, याद रखिएगा डेट 2000। ये टर्म दे दिया गया है, कौन से FLR का टर्म 2000 में दिया गया। और FLR प्लान किया जाता है, प्रोसेस इज़ अ प्लान प्रोसेस दैट एम्स टू रीगेन इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, हमें रीगेन करनी है, और वेलबींग ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलबींग बढ़ाना है, डिफॉरेस्टेटेड और डिग्रेडेड लैंडस्केप। तो डिफॉरेस्टेटेड और डिग्रेडेड लैंडस्केप जो, इसमें हमें अपना ह्यूमन वेलबींग को इंक्रीज़ करना है, एनहांस द ह्यूमन वेलबींग। ये नॉट अ साइट बेस्ड बट इट्स अप्लाइड अक्रॉस लार्जर एरिया। तो एक साइट बेस्ड नहीं है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के, कोई साइट पे नहीं कि यहाँ की लैंड रिस्टोर करना, ये इट इज़ अप्लाइड ओवर लार्ज एरिया। तो इसको लार्ज एरिया पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। कहाँ अप्लाई किया जाएगा? इट इज़ अप्लाइड अक्रॉस लार्ज एरिया। इट उसको ग्लोबल अटेंशन भी मिला है 2011 से, और इट इज़ आफ्टर द लॉन्च ऑफ बॉर्न चैलेंज। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन करना, इंटायर लैंडस्केप पे फोकस करना रेदर देन इंडिविजुअल साइट्स पे, कंजर्वेशन, रिकवरी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट का, इंगेज करें सारे स्टेक होल्डर, ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज अडॉप्ट किए जाए, मल्टीपल इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक फंक्शन जो है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। तो कितना कोई भी जो इकोलॉजिकल फंक्शन होता है, इकोनॉमिक फंक्शन है, सब रिस्टोर हो, और मैनेज करो अडेप्टिवली लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। तो मैनेज अडेप्टिवली फॉर लॉन्ग टर्म रेजिलियंस हो, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन जल्दी ना हो, जो सॉइल की क्वालिटी और ये सब ख़राब हो रहा है, जो डेजर्टिफिकेशन में लैंडस्केप चेंज हो रहा है, उसको ये सब रोकने का काम किया गया। देखिए मेंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, अभी हम स्किप कर देंगे। अभी देखिए व्हाट डू फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन ने पूछा क्या है, और ये सब सारी चीज़ें और इसके इनिशिएटिव्स बता दीजिए। इम्यूनेट द एफर्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो NAP नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, देखो इसमें NAP है, ये आपको पता है। नेशनल मिशन, सारा जो स्कीम गिना दो इसमें। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, कैंपा है, कंपेंसेटरी अरे कैंपा करे हाँ सॉरी कैंपा है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। फिर ग्रीन हाईवे पॉलिसी आई थी इंडिया की 2015 वाली। फिर अर्बन ग्रीन बॉन्ड चैलेंज हो गया, पॉलिसी फॉर एनहांसमेंट ऑफ अर्बन ग्रीन बॉन्ड चैलेंज, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, SMFA। तो ये सारा आपको जितना है सब डाल दो इसमें। अब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस और सियोल डिक्लेरेशन, ये क्या है भाई साहब? देखो 15वीं जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई, और ये सियोल में हुई थी साउथ कोरिया फॉरेस्ट सर्विस द्वारा, FAO द्वारा। और ये सेकेंड वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस थी जो एशिया में हुई थी, इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया था। द फर्स्ट कांग्रेस इन एशिया इन 1978 में। इसका थीम था बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। तो ग्रीन हेल्दी और रेजिलियंट फ्यूचर बनाया जाए फॉरेस्ट के साथ। और WFC क्या है? एक लार्जेस्ट गैदरिंग है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री सेक्टर की, और 6 साल पे मिलती है सिंस 1926। और FAO इसका जो है इसको लीड करता है, ठीक है। नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सियोल डिक्लेरेशन जो है, जो सियोल डिक्लेरेशन है, स्ट्रेस द ट्रांजिशन, इट स्ट्रेस्ड द ट्रांजिशन टुवर्ड्स सर्कुलर बायो इकोनॉमी। तो सियोल डिक्लेरेशन ने बायो इकोनॉमी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और कहा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मटेरियल केमिकल एनर्जी आर ड्राइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स। तो जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, मटेरियल केमिकल एनर्जी, हम रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल किया जाए, न कि नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और हम क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अचीव करें, बस यही है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का पार्ट था ये सियोल डिक्लेरेशन। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सियोल डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड बाई 15 वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस पे सियोल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, और बिल्डिंग ग्रीन हेल्दी रेजिलियंट फ्यूचर की बात की गई है, और ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए एक अफर्म और सेफ इनिशिएटिव किसका था? ये था फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। तो फ्यूचर फॉर फॉरेस्ट एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, इसको अफर्म कहा जाता है। ये है अफर्म, ठीक है। फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट विथ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ये क्या? फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट, अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट विथ इंटीग्रेटेड, तो अश्योरिंग या इस अश्योरिंग हो गया, अश्योरिंग द फ्यूचर फॉरेस्ट का विथ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये पूरा तोड़ दिया इसको इसमें लफ्ज़ में, इसमें मैकेनिज्म। एंड क्या है? सेफ इनिशिएटिव। क्या है सेफ? माने होता है सस्टेनिंग एंड अबंडेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सेफ क्या हो गया? सस्टेनिंग एंड अबंडेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे, और 15th वर्ल्ड कांग्रेस में लिया गया था सियोल साउथ कोरिया में, ठीक है। UN द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स हैं, आइए देखा जाए।
यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान है फॉरेस्ट पे 2017 से 30, और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान है इट फॉर्ज्ड एट यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड इन 2017, इट अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। इसमें 6 फॉरेस्ट ग्लोबल गोल्स हैं, 26 एसोसिएटेड टारगेट हैं जो 2030 तक पूरे करने हैं। तो ये क्या था प्लान, यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 30, और ये वॉलंटरी है और इसमें इंक्रीज़ किया जाए फॉरेस्ट एरिया बाय 3% वर्ल्ड वाइड बाय 2030, और 120 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना है इसके तहत। फिर डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया 2021 से 30 को डिकेड ऑन इकोसिस्टम डिक्लेरेशन। तो यूएनईपी का जो पहले यूएन जनरल असेंबली ने क्या है 2021 से 30 वाले को डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात कही है, और यूएनईपी और एफएओ हैं और इसके अलग अलग पार्टनर हैं जो इसके लिए काम वाम करेंगे, ठीक है। और इसके टारगेट सेट किए गए हैं एग्रीमेंट, जैसे द वर्क प्लान फॉर 2021 से 30 विल कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द टारगेट, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और एग्रीमेंट्स में क्या क्या टारगेट है, जैसे एचई टारगेट है, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट है, एचई बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का टारगेट है, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे का टारगेट है, पेरिस एग्रीमेंट, यूएनसीसीडी भी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कम्बाइट डेजर्टिफिकेशन, तो डेजर्टिफिकेशन बचाना, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, रामसर कन्वेंशन, तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। तो यही है यूएन। तो यूएन जो 2021 से 30 वाला जो डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, इसके ये सब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो हम देख रहे हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप अभी हम देख चुके हैं, और ग्लोबल रिस्टोरेशन काउंसिल एंड स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 30। तो एक और इसमें आ जाएगा, इसका नाम क्या है, इसी के अंतर्गत आ जाएगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन, और ग्लोबल रिस्टोरेशन काउंसिल बनाई जाएगी, एंड द यूएन स्ट्रेटेजीज फॉर यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर 2017 से 30। तो ये सारे आ गए। देखिए बायोफिन क्या है, बायोफिन देखा जाए, बायोफिन यूएनडीपी ने लॉन्च किया था 2012 में, और ये इट एम्स टू फिल द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप एट द नेशनल लेवल पे, जो फाइनेंस गैप आ रहा है, पैसे की कमी आ रही है, उसको फिल किया जाए। और ये हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, किस चीज़ में, इन इम्प्लीमेंटिंग, क्या इंप्लीमेंट कराने में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कराने में मदद करेगा और प्रोग्रेस करेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट मीट करने के लिए। और बायोफिन जो है होस्टेड बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसको होस्ट करता है। कौन बायोफिन को, एनबीए होस्ट करता है, और जो एंड इट विल वर्क इन विद द रिलेवेंट स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ काम करेगा, और इसमें टेक्निकल असिस्टेंस होगा फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो टेक्निकल असिस्टेंस कहाँ से होगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, और कहाँ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी से इसको सपोर्ट मिलेगा। कहाँ से, एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सपोर्ट मिलेगा, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी से भी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी से भी इसको वो हेल्प मिलेगी। फिर देखिए यूनेस्को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था जो 1972 में, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। देखो 72 में बहुत सारे इसमें WPA एक्ट भी आया था। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा इन प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द कल्चरल ट्रेजर एंड नेचुरल एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये कन्वेंशन डिफाइन करता है द काइंड ऑफ साइट दैट कैन बी कंसिडर्ड, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाए। इट सेट्स आउट ड्यूटीज़ होंगी इसमें स्टेट पार्टीज़ की, तो पोटेंशियल साइट को आइडेंटिफाई करो, उसको प्रोटेक्ट करो। साइट्स एनी ऑफ वेरियस एरियाज़ या ऑब्जेक्ट्स जो यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आएंगे, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। द साइट्स आर डिजाइनेटेड हैविंग आउट, जिनकी यूनिवर्सल वैल्यू, तो वो कौन से साइट्स होंगे जिनको डिजाइनेट किया जाएगा एज आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल, उसकी वैल्यू हो कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर, दुनिया के कल्चर में प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा महत्व भूमिका है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एंड नेचुरल हेरिटेज प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसका बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यूनेस्को ने ये सब क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। जो नॉमिनेटेड साइट्स होती हैं वो कल्चरल और नेचुरल दोनों होंगी, और उसका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द क्राइटेरिया ये मीट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 ऑफ द 10 क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। तो देखो नेचुरल हेरिटेज साइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू दोज नेचुरल एरियाज दैट तो जो नेचुरल हेरिटेज साइट हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं टू दोज नेचुरल एरियाज दैट फर्निश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ्स रिकॉर्ड ऑफ लाइफ और दिस जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो वो कौन से, वो सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें दिस अर्थ रिकॉर्ड ऑफ लाइफ और इट्स विच इज़ फेमस, विच इज़ मेन इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ रिकॉर्ड ऑफ लाइफ एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। जो और कौन से साइट्स हैं विच प्रोवाइड एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ ऑन गोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो अभी ऑन गोइंग एग्जांपल शो कर रहा है वो एरिया जिसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस दिखाया गया है कि अडेप्ट करते जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और बढ़ रहे हैं, जिसमें नेचुरल फिनोमेना यूनिक हो, कुछ सुपरलेटिव हो, ये सारी चीज़ें आगे देखो यार, ये याद कर लो, ये इतना एग्जाम में नहीं आएगा। फर्निश हैबिटेट्स और इट हैज़ फर्निश हैबिटेट्स और रेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी की कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ नेचुरल हैबिटेट आपको कलेक्ट करने में हेल्प आउट करेगा। तो देखो इतना लाइन टू लाइन या आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये लेक्चर ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगला लेक्चर जो ये शुरू होगा मैं यहाँ करूँगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्ट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, पक्का इससे सवाल बनेगा। IAS में भी